हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बेसिकली जो हमारे कई अलग अलग वैकेंसी आई है, जेएसए, हॉस्टल वार्डन, उसके अलावा अकाउंटेंट की, उसमें जो हमारा जीए वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस, उसकी लास्ट क्लास में मतलब लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक जीए की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें जीए के जितने भी प्रोबेबल टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन को हम बेस बनाकर जो उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते चलेंगे, सो दैट हमारा जीए वाला जो पोर्शन है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बल्कि बन रहा है वो इजी हो पाए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। ये सिलेबस आपके सामने है, देख सकते हो आप। ठीक है, जनरल अवेयरनेस हॉस्टल वार्डन में आएगा, उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वो भी साथ में आ रहा है। ठीक है, एंड करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस अकाउंटेंट में पूछा जाएगा और देन जनरल अवेयरनेस जीएसए में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट हो चुकी है जनरल अवेयरनेस वाली क्लास। सबसे पहले आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से? इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपके सामने है क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश। खैर ठीक है, तो देख सकते हो आप, हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनेरी वाला या राखीगढ़ी। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है जैसे कि ये फैक्चुअल हो गया क्वेश्चन डायरेक्टली जो पूछा जाएगा। उसके अलावा ये पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर हड़प्पा दे रखा है, मोहनजोदाड़ो दे रखा है, राखीगढ़ी, गनेरी वाला ये सब दे रखा है, पूछा जा सकता है कि इनकी खोज किसने की थी। ठीक है, जो इनके एक्सपेक्टर थे उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा ये आ सकता है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि ज्यादातर साइट्स किसी ना किसी नदी के मुहाने पर स्थित है, नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया लार्जेस्ट साइट के बारे में, तो लार्जेस्ट साइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साइट इंडिया में है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इंडिया में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई राखीगढ़ी है इंडिया का सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक जो डिटेल है इसकी देख लेते हैं छोटे से में। सबसे पहले हड़प्पा, खोज किसने की थी ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, मोहनजोदारो की अगर बात कर लेते हैं तो राखलदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। किस नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे है। ये वाला कॉलम आप ना देखना चाहे काम चल जाएगा। लोथल, ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी? एसआर राव ने की थी। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स लिखी हुई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, बाद में इसको आप रिवाइज कर लेना। फिलहाल जो ये 3 कॉलम है, 1, 2 एंड साइट नेम 3, ये ध्यान से देखते चलो। ठीक है, कालीबंगन की जो बात करी जाए, कालीबंगन जो है वो उसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल जी ने की थी। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर और हाकरा नदी के किनारे है। धोलावीरा इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट साइट की जो बात करते हैं वो है, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। किसने इसकी खोज की थी? आर एस बिस्ट ने इनकी खोज की थी। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने की थी। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ये पॉइंट आपको भाई ध्यान रखने हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बनावली की, तो बनावली की खोज किसने की थी? आर एस बिस्ट ने की थी, घग्गर। ठीक है, बाकी ये वाले आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद बात आती है कि सबसे जो है नॉर्थ मोस्ट जो है हड़प्पन साइट कौन सी थी? तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ मोस्ट कौन सी थी भाई, तो कश्मीर में पड़ती है हमारी। ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ, आपको पूरा ध्यान रखना है। नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ एंड वेस्ट की तरफ आपको चारों की चारों साइटें एक तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, चलो कश्मीर में हमारा क्या था भाई, आपको पता है मांडा था। नॉर्थ वेस्ट अगर नॉर्थ मोस्ट की बात की जाए, सबसे जो उत्तरतम अगर बात करें, सबसे उत्तर में स्थित जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट थी कौन थी? मांडा थी। ठीक है, अगर ईस्ट की बात करें तो आपको पता है आलमगीरपुर था। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। साउथ में अगर बात करें तो यहां पर दैमाबाद था। ठीक है, दैमाबाद कौन सी साइड थी? दैमाबाद थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? दैमाबाद, तो ये प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में सबसे ज्यादा, अगर आप वेस्ट में जाते हो तो सबसे वेस्ट में कौन सा पड़ता है? सतकांगे डोर करके है जगह, वो पड़ता है। आपको नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वाला तो याद ही रखना है। नॉर्थ में मांडा, ईस्ट में आलमगीरपुर और साउथ में दायमाबाद, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। चलो आगे आ जाते हैं। अब स्टेट के जो अलग अलग फोक डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांसेस होते हैं, उन पर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, अभी एलडीसी का पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया था कि बिहू जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर कौन सा इसमें से। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि असम से ये संबंधित है फिलहाल तो, जो बिहू नृत्य है। ठीक है, अब हम आगे का देखेंगे। चलो आगे वाला हम देखते हैं भाई। ठीक है, आगे कौन सा है कि असम से संबंधित कौन सा है, तो बिहू हो गया, कोई बिहू पे तो अभी क्वेश्चन ही था। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक अंकिया नाट करके पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखना है आपको, अंकिया नाट किससे रिलेटेड है, असम से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना रखल, जो राखल लीला जो है वो भी किससे संबंधित है, असम से संबंधित है। सत्रिया और बिहू यहाँ के क्लासिकल डांसेस की श्रेणी में एक तरीके से गिने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कौन से है, तो एक डांस होता है लॉयन एंड पिकॉक, जो डांस है वो किससे संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एक सेकेंड, ठीक है। चलो अभी छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में राउत नाच जो है, ठीक है, राउत नाचा इसको आप पढ़ सकते हो, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है राउत नाचा, इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है। उसके अलावा अगर एक रॉफ करके डांस है, ठीक है, रॉफ और धूमल, ठीक है, रॉफ बेसिकली ये रॉफ वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रॉफ जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो रॉफ जो नृत्य है वो संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, झारखंड से कौन सा संबंधित है, तो मुंडा याद रखना है, बिरसा मुंडा जी का आप ध्यान कर सकते हो, तो वहां से आप समझ जाओगे झारखंड से संबंधित है मुंडा डांस। ठीक है, चलो उसके अलावा कर्नाटक से एक है बयालटा, ठीक है, बयालटा जो है वो किससे संबंधित है, कर्नाटक से। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यक्षगान याद रखना है भाई, यक्षगान जो है वो किससे संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, मिजोरम से अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम से बैम्बू डांस यानी चेराओ डांस आप कह सकते हो, चेराओ नृत्य कहां से संबंधित है, तो आप बता देना कि भाई ये मिजोरम से संबंधित है चेराओ नृत्य। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ का आपने देख ही लिया, राउत नाचा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी, तो इसका क्लासिकल जो डांस है वो है, क्लासिकल डांस फॉर्म है उड़ीसी। ठीक है, उसके अलावा घुमुरा डांस आप याद रख सकते हो, और एक छऊ डांस, ये इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छऊ डांस आप याद रख सकते हो, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा का होजागिरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा लबांग, भूमनी, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पहले पॉज कर लेना, जब क्लियर था तब ले लेना, या लास्ट में भी मैं क्लियर कर दूंगा तब आप ले लेना इसके स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो होजागिरी जो डांस है वो किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, वो संबंधित है त्रिपुरा से। सिक्किम से सिंगी छान या फिर याक छम आप कह सकते हो, याक छम आपको याद रखना पड़ेगा भाई, लास्ट क्लास है, मतलब लास्ट टाइम पे रिवीजन कर रहे हो थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन जब बार बार आप करोगे तो ये आराम से रिवीजन हो जाएगा। और टेंशन मत लेना, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इजिली मिल जाएगी। आप कहां से जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एसएससीबी चैनल जो टेलीग्राम पे है वहां से ये पीडीएफ ले सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तेलंगाना में ये आपको याद रखना है, लंबाड़ी जो डांस है वो तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, अब आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्लासिकल जो डांस होती है उस पर, यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी नृत्य, कथक, भरतनाट्यम या कथकली। कथकली होता है, कथकली होता है भाई, कथकाली नहीं। ठीक है, कथकली, ठीक है, कथकली। बताइए भाई, तो आप सबको पता है भाई जो वहां का है वो क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य है। कथकली कहाँ का है, तो ये है केरला का। ठीक है, आगे लिस्ट दे रखी गई होगी आई गेस, हाँ ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और याद भी रखना है भाई, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक आपको पता है यूपी का है, कथकली आपने अभी देखा केरला का है, कुचिपुड़ी क्वेश्चन में ही पूछा गया था आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी नाम से पता चल रहा है मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, याद रखना मोहिनी अट्टम ये किससे है, केरला से संबंधित है। उड़ीसी आपने देख लिया, सत्रिया आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। Which of the following institution launched the State Education Quality Index? इस तरह के इंडेक्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इस तरह की रिपोर्ट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इस तरह की कमेटी जो एजुकेशन के लिए फॉर्म की गई है भाई, करके जाना। थोड़ा पैनिक होगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट हिस्ट्री वगैरह में अगर ऐसा कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसको देख लेना, वहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ की अगर आप बात करूं
तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि भाई जो स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, इसे कौन लॉन्च करता है, तो आप सबको पता होना चाहिए भाई, इसे नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय भी अलग रिपोर्ट जारी करता है। प्रथम एनजीओ की एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट है जिसे हम असर रिपोर्ट कहते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट ये लोग पेश करते हैं। अब आगे देखते हैं भाई, ये देख सकते हो कुछ रिपोर्ट्स एंड पब्लिश्ड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई। ठीक है, ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो असर रिपोर्ट आप देख सकते हो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, प्रथम एनजीओ द्वारा ये जारी किया जाता है। सेकी स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है। एक एस रिपोर्ट करके है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है। फिर एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन फॉर ऑल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये आपको याद रखना है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिलकर ये जो रिपोर्ट है जारी करती है। आप मतलब शॉर्ट फॉर्म से याद रख लेना, थोड़ा सा लंबा नाम है, कोशिश करना पूछा जाए तो आंसर करना ही करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इस समय बहुत चर्चा में है, कौन जारी करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड जो लिटरेसी है वो जारी करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अगर आ जाए तो सीधे इसी पे टिक कर देना। उसके अलावा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई थी, किसने प्रस्तुत की है ये पूछा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यूनेस्को ने इसको प्रस्तुत किया था। क्लियर कर दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, निम्नलिखित में से किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भाई ये 4 क्वेश्चन है, या मतलब यहाँ पर जो लिखा है इस पे एक अवार्डी से क्वेश्चन आ सकता है, अवार्ड्स एंड अवार्डी से, तो वो वाला भी हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। पेन प्रिंटर पुरस्कार ये पूछा भी गया था अभी किसमें, ईपीएफओ का एसएसए का जो पेपर हुआ था। ठीक है, उसके अलावा किसमें पूछा गया था, डबल एआई, ठीक है, कॉमन कैडर, शिफ्ट 2, ठीक है, डबल एआई कॉमन कैडर शिफ्ट 2, ईपीएफओ एसएसए दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है, माइकल रोशन को यहाँ पर पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब अवार्ड्स एंड अवार्डी आप देख सकते हो, रेमन मैग्सेसे अगर पूछे किसको मिला है, तो रोमन मैग्सेसे डॉक्टर रवि कान्नन को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड की अगर बात करें तो डॉक्टर शांता थॉर्टन को मिला हुआ है। वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड की अगर बात करता है, आपको पता होना चाहिए, सत्यजीत मजूमदार जी को मिला है। डॉक्टर एएम गोखले अवार्ड किसे मिला है, तो ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया की अगर बात करें किसे मिला है, नजमा अख्तर को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी जो अमृत अवार्ड है किसे मिला है, 84 आर्टिस्ट को मिला है, नंबर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड जो है कितने कलाकारों को मिला है, तो आपको पता होना चाहिए 84 जो कलाकार हैं उनको मिला है। नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। ये हो गया आपका अवार्ड एंड अवार्डी वाला सेक्शन। उसके अलावा कुछ और है इंपॉर्टेंट, तो उनको भी देख लो भाई। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ये किसे मिला है, तो हमारे माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको मिला है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, तो ये किस स्कीम को मिला है, अब ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम, इसके बारे में एक बार गूगल कर लेना भाई। ठीक है, एम्पावर्ड वुमन आइकन अवार्ड किसे मिला है, मायरा ग्रोवर को मिला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जॉर्ज लिडले प्राइज किसे मिला है, तो इंडियन अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट है राज चैटी जी को ये मिला है। ये इंपॉर्टेंट है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लिडले जो प्राइज है ये किसे मिला है, राज चैटी जी को मिला है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ठीक है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड किसे मिला है, ओम नारायण भार्गव जी को ये मिला है। पेन प्रिंटर हम लोगों ने अभी देखा, माइकल रोशन जी को मिला है। ठीक है, भूमि सम्मान अवार्ड उड़ीसा को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की कोई स्कीम वगैरह जो अभी न्यूज में थी, ठीक है, जैसे मो जंगल जामी करके, ठीक है, इस तरह की जो स्कीम्स थी वो देख लेना। पता नहीं उड़ीसा पर एलडीसी में भी क्वेश्चन था, ईपीएफओ एसएसए में भी क्वेश्चन था, ये रिसेंट एग्जाम हुए हैं, इस वजह से आपको बताया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजे आसाम के ये हैं। ठीक है, यूरोपियन ऐसे प्राइज जो है अरुंधति रॉय जी को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार सुधा मूर्ति जी को मिला है। अब आ जाते हैं आगे, किसी को स्नैप लेना है तो भाई ये आप आराम से अब ले सकते हो। चलो, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किस मौलिक अधिकार से संबंधित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है भाई, निजता का अधिकार, काम करने का अधिकार, जो
बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, चुप रहने का अधिकार। देखो, निष्ठा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है, 21 से संबंधित है, केएस पुट्टास्वामी केस 2017 से ये संबंधित है। काम करने का अधिकार, ठीक है, ये आर्टिकल 42, ठीक है, आर्टिकल 42 एंड 21 दोनों में आता है, 21 और 42 दोनों में काम करने का अधिकार आता है, ठीक है, ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है, ये जो प्रोविजन लाया गया था, ये 86वां संशोधन के थ्रू लाने की कोशिश की गई थी, और चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20 में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या समझना है, कुछ अमेंडमेंट्स के बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन जहां पर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला तो देख ही लो भाई क्या था, तो उसमें एक 9th शेड्यूल लाया गया था। 9th शेड्यूल किससे संबंधित है, बेसिकली 9th शेड्यूल ऐसा था कि उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर डाल दो, कोई भी विषय उठाकर डाल दो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट उस पर कोई भी काम या कोई भी जजमेंट पास नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर वहां पर अप्लाई नहीं होगी। तो एक 9th शेड्यूल उसकी जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके थ्रू बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। अब जमीन, इसके पीछे बहुत मतलब कहानी है जमींदारी से रिलेटेड, की जमीन वगैरह, लैंड सीलिंग वगैरह की जा रही थी, तब उससे रिलेटेड है। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि 9th शेड्यूल एक तरीके का बकेट है, जिसमें जो भी सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा वो सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारी जुडिशरी की पावर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और पार्लियामेंट उस पर कोई भी कानून अपनी मर्जी से बना सकती है, ठीक है। चलो, ठीक है। अभी उसके बाद 7th शेड्यूल आपको पता, 7th अमेंडमेंट आपको पता है कि उससे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और वहीं पर एक पॉइंट निकल के आया था कि जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, उसे एक से ज्यादा राज्यों का क्या है, एक टाइम पर गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। फिर 26वां आपको पता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 26th जो अमेंडमेंट था वो आपको याद भी रखना है। उसमें जो वोटिंग की एज थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी, ठीक है। पहले हमारे यहाँ 21 हुआ करती थी वोटिंग की, उसके बाद वोटिंग घटाकर हमारी क्या कर दी गई, 18 साल का बच्चा भी वोट कर सकता है। चलो, अब कुछ अमेंडमेंट जो अभी हुए हैं और जो हमें पढ़ने भी है, थोड़ा ये आपको ज्यादा लग रहा होगा पर इसमें बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। इसको स्नैपशॉट लेकर आराम से इसको देख लेना। जैसे कि संविधान संशोधन 101, संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 का जो 101 वाला था, ये किससे रिलेटेड था, सीधी सी बात है, जीएसटी से रिलेटेड था। बस आपको जीएसटी वर्ड याद रखना है। अगर 101 संशोधन की बात करता है तो जीएसटी से संबंधित था। 102 की अगर बात करता है, ये किससे संबंधित था, तो ये अनुच्छेद 338B से संबंधित था। सर ये क्या है, अभी इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखते हैं जगह है क्या, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल था 338, एक आर्टिकल था 338A, और एक आर्टिकल है 338B। ये वाला जो आर्टिकल है ये कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 102nd अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद किसकी बात करता है, ये आर्टिकल किसकी बात करता है, ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, NCST। 338 किसकी बात करता है, सर ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, सॉरी ये है शेड्यूल कास्ट के बारे में, ये है शेड्यूल ट्राइब के बारे में, और ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो आर्टिकल 338B जो है ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 338 संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से ये रिलेटेड है। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास से संबंधित है, 338B नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, तीसरा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी हम पीछे चलते हैं वापस से, तो 102 वाला भी आपने देख लिया। 103 जो 10% का आरक्षण दिया जाता है EWS कैटेगरी को, पता नहीं क्यों दिया जाता है, तो वो जो आरक्षण है वो संबंधित है 103 से, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है वो वैसे भी जनरल के बराबर जाती है। दूसरी बात, अगर इनको आर्थिक रूप से आप पिछड़ा वर्ग कह रहे हो, तो जब फॉर्म भरवाया जाता है तो जिस फॉर्म की कीमत 1000 रुपए होती है, जनरल के लिए अगर वो 1000 रुपए है, तो ये EWS के लिए 1000 रुपए क्यों होती है, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अगर आर्थिक रूप से वो पिछड़े हैं तो उनके लिए तो कम की होनी चाहिए। पर भगवान जाने क्या है इसके पीछे का रीजन, जिसको समझ में आया प्लीज बताना। चलो 104 पे देख लेते हैं। 104 क्या था, इसमें लोकसभा और राज्य जो विधानसभाएं थी उसमें SC ST की जो सीटों की जो एक तरीके से रिजर्वेशन था उसकी सीमा को 2026 था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया आगे के लिए, ठीक है। चलो, है ना, अभी और आगे बढ़ा दिया गया, 10 साल तक और आगे बढ़ा दिया गया, 2036 तक के लिए वो फ्रीज कर दी गई है। 105वां जो संशोधन किया गया वो किससे संबंधित था, तो उसमें क्या किया गया
कि जो गवर्नर होते हैं, जो स्टेट होती है, स्टेट को पावर दे दी गई कि भाई आपको जो आपके राज्य में जो भी शेड्यूल कास्ट वगैरह रहती है, जो भी माइनॉरिटीज वगैरह रहती है, आप उनकी खुद ही लिस्ट बना सकते हो, सेंट्रल का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। 106 जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। यहां पर इससे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। चलो ठीक है, ये क्लीन कर लेते हैं भाई। आप क्वेश्चन आ गया, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है वो किस वर्ष में अस्तित्व में आया? बताओ, 1974, 1998, 2002, 2005 कब आया? सबको पता है 1997-98 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिश्ड ईयर। ज्यादातर सबके सब आपको पता है किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, एक्सेप्ट EMRS। EMRS किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्यरत है। चलो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। बाद में 1995 के आसपास इसे क्या कर दिया गया? स्टैट्यूटरी राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए, कानून बना दिया गया। चलो, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये हमारे आजादी के भी पहले स्थापित हो गई थी, 1945 में। ठीक है, ईयर याद करने पड़ेंगे, अगर पूछा जाए तो करके आना है भाई। जिन पे टिक लगा रहा हूं उनका खास कर, पहला, दूसरा, ठीक है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मई 1958 में स्थापित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 1909 में किया गया था। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAC, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? NAC, ठीक है, जो रेटिंग्स देता है ना, ये वही वाली एजेंसी है। कब स्थापित किया गया था? 1994 में इसको किया गया था। NIOS जो ओपन स्कूलिंग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। NCERT हमारी फेवरेट, ठीक है, जिसकी बुक्स बहुत ही काम की होती है कंपटीशन के लिए, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। EMRS की स्थापना 1997-98, ये आपको पता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1965 में की गई। और जवाहर नवोदय JNV, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं ये भी, 1986 में इनकी स्थापना की गई थी। साल में इनका एक बार एंट्रेंस होता है, पार कीजिए और अच्छे से स्कूल में अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। चलो, अब चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ। थोड़ा सा कुछ महाजनपद है, उनकी कैपिटल्स दे रखी गई है और आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, मगध की क्या थी? आप सबको पता है भाई, इसकी तो राजगृह थी सर। सूरसेन की सर मथुरा थी। अंग की सर चंपा थी। काशी की सर वाराणसी थी। 3412 जहां पर है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C। हमें क्या याद रखना है? महाजनपद और उनकी राजधानियां। तो चलो देख लेते हैं एक बार। अंग की आपके सामने है, क्या है? चंपा है। अस्मक की क्या है? पैठान है। याद रखना है भाई, अस्मक साउथ में पड़ता था, उसकी राजधानी पैठान थी। अवंती की 2 राजधानी थी, नॉर्थ में उज्जैनी थी और साउथ में महस्मती थी, ठीक है, माहिस्मती साम्राज्य, ठीक है, वही वाली। चलो, चेदी सुक्तिमती की राजधानी थी। गंधार आपको याद रखना है, वही वाली गंधार जहां की गांधारी थी, ठीक है, मामा शकुनी जी जहां से बिलोंग करते थे। तक्षशिला, ठीक है, और ये तक्षशिला विद्यालय आपको पता ही है, जहां से कौन बिलोंग करते थे? हमारे चाणक्य जी, है ना, अर्थशास्त्र के रचयिता। चलो, काशी की क्या थी? वाराणसी थी, आज भी है। कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको हम आज किसके नाम से जानते हैं? बताओ भाई, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना जरा। इंद्रप्रस्थ जो है, आज इसका मॉडर्न डे में क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में ये आंसर सब लोग कीजिएगा। इसके अलावा कौशल की क्या थी? अयोध्या थी, ठीक है, सरयू नदी के किनारे स्थित। मगध की राजगृह थी। मल्ल की कुशीनारा थी। मत्स्य की विराटनगर, ठीक है, ये भी आप, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो विराटनगर के जो सम्राट थे वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। पांचाल आप सबको पता है, काम्पिल, ठीक है, जहां की द्रौपदी थी। उसके बाद सूरसेन मथुरा, उसके अलावा वज्जी, वैशाली, वत्स, कौसाम्बी, कंबोज, पुंचा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब स्नैप लेना है तो आप स्नैप भी ले सकते हो दोनों का। चलो, स्नैप लेना हो ले लो भाई आसानी से। चलो, पल्लव वंश जो अपनी मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? देखो, ये पल्लव वंश बार बार घूम घूम के आए हैं, तो यहाँ पर जो जिनकी बात की जा रही है, बेसिकली नरसिंह वर्मन फर्स्ट जी ने इसको क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके पहले भी पल्लव वंश रहा। ये कुछ 2-3 वंश ऐसे रहे जो रिपीट होते रहे हैं कुछ सालों पे, इनको उत्तरवर्ती भी कहा जाता है। तो मेन जो पल्लव वंश है उसमें नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट थे, बहुत ही, जिन्होंने मामल्ल शैली पूरा जो मामल्लपुरम है उसकी स्थापना वगैरह की थी। तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट यहाँ पर जो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं
डायनेस्टीज फाउंडर एंड कैपिटल। तो डायनेस्टीज में एक तरफ मौर्य, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। गुप्ता की किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। बट इसके जो वास्तविक अगर बोले रियल फाउंडर कौन थे, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, जिनके नाम पर मेहरौली जो स्तंभ है वो पाया गया है। ठीक है, अब उसको चंद्रगुप्त सेकंड से भी लोग बोलते हैं कि बिलोंग करता है, फिलहाल वो डेबिटेबल है तो उस पर मत ध्यान दो। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना श्रीगुप्त ने की। चोला डायनेस्टी की स्थापना विजयालय ने की थी, लेकिन इसको जो शिखर तक पहुंचाया था राजा राज फर्स्ट ने, उसको पहुंचाया था। फिर राजेंद्र फर्स्ट आए और फिर उनके बाद इस तरह से ये आगे बढ़ते चले गए। आदित्य फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, ये लोग बहुत पावरफुल रूलर रहे हैं चोला डायनेस्टी के। ठीक है, कुषाण का कनिष्क आप सबको पता है। ठीक है, इनके टाइम पे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। विम कैडफिसस इनके एक रूलर थे कनिष्क डायनेस्टी के, विम कैडफिसस। ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहली बार जो इंडिया में सोने के सिक्के चलाए थे तो विम कैडफिसस ने चलाए थे। सातवाहना, ठीक है, सातवाहना बेसिकली ये अपना नाम वगैरह माताओं अपनी मम्मी के नाम पर ही अपना टाइटल रखते थे। तो सात, अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी ऐसी थी जो अपनी माताओं के नाम पर अपना नामकरण करती थी, सातवाहना डायनेस्टी थी। और इसके फाउंडर कौन थे? सिमुक थे। और इसकी कैपिटल आपको याद रखना है, प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल थी, या पैठान लिख कर आए तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, सुंग डायनेस्टी, जिन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त की हत्या की थी, पुष्यमित्र सुंग थे, उन्होंने सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलो पाल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। मुगल सबका पता है आपको, बाबर जी ने की थी। पल्लव डायनेस्टी की नरसिंह वर्मन फर्स्ट। मराठा की आपको पता है भाई, शिवाजी ने स्थापना की थी। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अभी बहुत से टॉपिक हैं जो इसमें नहीं लिए गए हैं, जो आगे की वीडियोस में लिए जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में सब करवाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो घबराना मत। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन रिलेटेड कमिटीज की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी? बताओ। हार्टोग, हंटर, राधाकृष्णन समिति या कोठारी आयोग? तो आप सबको पता है कि यूजीसी की समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन थे। उन्होंने यूजीसी की स्थापना करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, अब ये कुछ कमिटीज हैं और इनको याद करना है, ईयर भी याद करने। जैसे वुड डिस्पैच आप सबको पता है कब आया था? 1854 में आया था। बंबई, कलकत्ता और क्या मद्रास में जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना का प्रावधान वुड डिस्पैच में किया गया था 1854। फिर 1856 1857 में जो है स्थापना की गई थी अलग अलग महाविद्यालयों की। ठीक, राधाकृष्णन कमीशन जो आपको याद रखना 1948 में आया था। ठीक है जी, उसके अलावा कोठारी कमीशन 1964-65 में आया था, एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर ये बात करता है। यशपाल कमेटी 2009 में आई थी, इन्होंने क्या था? एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड रिस्ट्रिक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन की बात की थी। के कस्तूरी रंगन को बिल्कुल मत भूलना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्हीं ने ड्राफ्ट की थी। इसके अलावा एक और कस्तूरी रंगन कमेटी है, उसमें भी यही हेड कर रहे थे, और वो जो थी, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि जो कस्तूरी रंगन कमेटी थी वो क्या थी? वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, चलो सचर कमेटी आपको पता है कि ये 2005 में गठित की गई थी, और इन्होंने मुस्लिमों मतलब जो सोशियो और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में स्थापित की गई थी, और इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की वकालत की थी। और याद रखना यही वो पहली कमेटी थी जिसने फ्री एजुकेशन की बात की थी। तो ठीक है, मतलब फ्री एजुकेशन की जो बात करने वाली पहली कमेटी थी वो ये थी, रामामूर्ति कमेटी। हार्टोग कमीशन 1929 में आया था, किस लिए आया था? जो एजुकेशन का ग्रोथ है इंडिया में उसको सर्वे करने के लिए। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था, 1882 में आया था। सार्जेंट कमीशन जो था स्कीम था 1944 में आई थी, और ये भी क्या थी? इन्होंने मतलब बताया था कि इंग्लैंड में जिस तरह का लेवल है, एजुकेशन लेवल है, उस तरह का एजुकेशन लेवल इंडिया में भी प्रोवाइड किया जाए। सेडलर कमीशन, ये जो यूनिवर्सिटीज थी, जो महाविद्यालय थे, उनकी बेसिकली उनकी देखरेख करने के लिए आया था कि कैसे काम कर रही वगैरह, उस चीज के लिए था। 1917 में ये आई थी। ठीक है, चलो क्लियर कर देता हूं, अपनी स्नैपशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो किस मंत्रालय ने क्रायो फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर कुछ भी कर रही है तो वो ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसने जीता? भाई अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था ना, ध्यान करो। 32वां व्यास सम्मान किसने जीता है? तो हमको पता है भाई ये किसने जीता है, ज्ञान चतुर्वेदी साहब जी ने इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब कुछ आप इसमें कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, हम उनको यहाँ पर जल्दी से देखेंगे, क्विक रिवीजन उसका करेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद की स्थापना के बारे में बात करता है? 280, 289 ए, 148 या 76? ठीक है, यहाँ पर वो लिस्ट ही नहीं है, बाप रे बाप। चलो
280 क्या है? 280 आप सबको पता है, ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? फाइनेंस कमीशन की बात करता है। कौन स्थापना करेगा? जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है। 279 ए जीएसटी काउंसिल की बात करता है। 148 कैग की बात करता है। ठीक है, कैग इसकी भी कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन स्थापना, इसको भी कौन वो करेंगे? राष्ट्रपति महोदय इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। शांति निकेतन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वेस्ट बंगाल में, किसने इसकी स्थापना की थी? वेस्ट बंगाल है तो वहां के सबसे फेमस दो ही पर्सन थे, एक तो स्वामी विवेकानंद और एक रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर तो वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी और हाल ही में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, इंडिया की जो कल्चरल लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है। 42वां संस्थान ये बन गया है। ठीक है, याद रखना है भाई। चलो ठीक है, अब यहां पर आयरलैंड ने, मतलब यहां पर आयरलैंड, आंसर ही आ गया। किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को काफी प्रभावित किया है, या कहां से लिया गया? सिंपली बोरोइंग्स जो है इंडिया ने की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो यहां पर पूछा गया है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा आयरलैंड, चौथा कनाडा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता है भाई, आयरलैंड से हमने ये चीज बोरो की है। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? तो आपको पता है जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमने कनाडा से लिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारी चीजें यूएसए से हमने बोरो की है। उसके ये थोड़ी सी झलक है, आप देख सकते हो। डीपीएसपी आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा जो सोवियत संघ था उससे ली थी हम लोगों ने। ठीक है, यूएसएसआर जिसे आप कहते हो। फेडरल स्ट्रक्चर आप जानते हो कनाडा से लिया गया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वीमर, उससे लिया गया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका, इन्होंने इतनी बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया तो हमने वहां से सीख लिया कि अमेंडमेंट जरूरी है, हमने ले लिया साउथ अफ्रीका से। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आप सबको पता है यूएसए से लिया गया है। प्रेसिडेंशियल इंपीचमेंट यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से ली है, कनाडा से नहीं ली है, या फिर आप यूएसए से हमने नहीं ली है। ठीक है, चलो कौन सी नहर यूरोप और एशिया के बीच में समुद्री व्यापार के लिए एक शॉर्टकट है? अभी यूरोप, मान लो अगर आप मैप बनाने पे आओ, ठीक है, ऐसे करके ये आ गया साउथ अफ्रीका, और यहाँ से ऐसे करके यूरोप है, और यहाँ से है साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अफ्रीका। यहाँ से हमारा रेड सी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पड़ता है इजिप्ट के पास एक जगह है, क्या वहां उसको हम कहते हैं स्वेज कैनाल। तो वो शॉर्टकट है हमारा एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड करने का। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ एक लिस्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि कैनाल और इस्थमस की लोकेशन और उसके बारे में। तो स्वेज कैनाल आप सब जानते हो भाई, स्वेज कैनाल कहाँ पर है? तो इजिप्ट में है। ठीक है, कब बनाई गई थी भाई? आप सबको पता है 1869 के आसपास ये बनाई गई थी। फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों ने उसको बनवाया था। बाद में बहुत टाइम तक उन्होंने उस पर अपना मोनोपोली एक तरीके से रखी, लेकिन आगे फिर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। चलो खैर, स्वेज कैनाल रेड सी से कनेक्ट करवाता है किसको? मेडिटेरियन सी को, भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल आपको पता ही है, अटलांटिक ओशियन को किससे कनेक्ट कराता है? पैसिफिक ओशियन से। और किसको किसको अलग करता है? तो आप बताओगे कि सर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है, मतलब अलग करता है। जोड़ता क्यों है? जोड़ता तो उसको है ना, अटलांटिक और पैसिफिक को। चलो कोरिंथ कैनाल, कोरिंथ कैनाल क्या करता है? ये एजियन सी को किससे जोड़ देता है? एजियन सी को ये जोड़ देता है आयोनियन सी से। मेडिटेरियन सी में पड़ते हैं छोटे छोटे सागर। आप में से जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं तो 11 बजे बुधवार को ज्योग्राफी की क्लास होती है, लाइव सेशन होता है, जिसमें हम लोग अभी यूरोप खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर लो, वहां से काफी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। कील कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो कील कैनाल कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है जर्मनी में, और ये नॉर्थ सी को किससे जोड़ता है? बाल्टिक सी से। बाल्टिक सी में 3 देश पड़ते हैं जिनको हम बाल्टिक नेशंस कहते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तालिन। लताविया की क्या है? रीगा। और लिथुआनिया की क्या है? विल्नियस। ठीक है, चलो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है? तो आपको पता ही है, ये जो पार्ट है रशिया का, और ये जो पार्ट है किसका? यूएसए का, अलास्का का। तो इसके ऊपर यहाँ पड़ता है चुक्ची सी और नीचे पड़ता है बेरिंग सी। तो इसके बीच ये जोड़ने वाला स्ट्रेच है उसी को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेच। कहाँ पर है? रशिया और अलास्का के बीच में है। ठीक है, और ये किसको जोड़ता है? तो चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से ये जोड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए भाई। जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो पहला है संस्कृत में, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा हिंदी में। अब यहाँ से हम बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे अगर क्वेश्चन आए तो, ताकि हम लोग वो कर सके। ठीक है, तो जो शुरू में लिखा गया था, शुरू में ये लिखा गया था पाली में, और बाद में ये चारे जो ग्रंथ वगैरह थे संस्कृत में लिखे जाने लगे, और यही कारण बना कि बौद्ध जो धर्म था उसका भारत में बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। ठीक है, 11वीं सदी के, 7वीं से 11वीं सदी के बीच में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम बुद्धिज्म के बारे में देखते हैं। सबको पता है किसने स्थापना की थी भाई, सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध जी ने इसकी स्थापना की थी इनको। ठीक है, बुद्ध या फिर प्रबुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका बिलीफ क्या है, ये 4 नोबल सत्य जो ट्रूथ्स हैं उन पे बिलीव करते हैं, और जो 8 फोल्ड पाथ है यानी अष्टांगिक मार्ग है वो किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो भाई आंसर करना बुद्धिज्म। ठीक है, उसके अलावा डेटीज, क्या इसमें भगवान वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है, तो भगवान वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली जो शुरू में जैन धर्म बौद्ध धर्म बना था तो उसमें भगवान वगैरह की धारणा नहीं थी। उसमें जो महात्मा बुद्ध थे उनको भी भगवान वगैरह नहीं माना गया, उनको एक मतलब महापुरुष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भगवान वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था शुरुआत में, लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म का डिवाइड हुआ, चौथी जो उनकी संगीति थी, ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, वहां पर महायान और हीनयान में जब इसका क्या हो गया, आपका डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का, देन ये बात होना शुरू हो गई कि भाई जो महायान थे उन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया, और जो हीनयान थे उन्होंने जो भगवान बुद्ध थे उनको भगवान ना मानकर एक महापुरुष की श्रेणी में रखा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी 3 जो इनकी सेक्रेट टेक्स्ट हैं, इनके पवित्र जो ग्रंथ है 3 है। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों के बारे में याद रखना है। जो विनय पिटक है वो क्या है, तो वो जो मठवासी जो होंगे, जो मॉन्क्स होते हैं, वो क्या 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 करेंगे, नियम वगैरह रहेंगे उनके लिए। यहाँ पर जो अभिधम्म पिटक होगा उसमें इन सब की बात की, विनय पिटक में इस तरह की बातें की गई है। सुत्त पिटक में क्या है, तो बुद्ध जी ने जो जो ज्ञान दिया था, जो वचन दिए थे, वो सारे क्या है, सुत्त पिटक में है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, धम्म मीन्स धर्म। तो यहाँ पर क्या है, जो बुद्धा है, जो उनकी फिलॉसफी क्या है, तो ये सारी बातें है आपकी अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अब ब्रांचेस की बात करें तो बुद्धिज्म की ब्रांचेस बहुत सारी है। वज्रयान, थेरवाद, ठीक है, महायान, हीनयान, ये सारी किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से संबंधित है, और ये आपको याद भी रखनी है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। महाबलीपुरम जो स्मारक है वो चट्टानों काट कर बनाए गए हैं, ये कौन से राज्य में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, पल्लवों ने बनवाया था, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना कल्चरल है। ठीक है, वैसे कितनी होती है, कल्चरल होती है, नेचुरल होती है और मिक्स्ड होती है। टोटल इस समय भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। रिसेंटली कौन कौन सी एडेड हुई हैं, तो 2 एडेड हुई हैं, एक तो शांति निकेतन और दूसरी जो होयसल टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अभी ऐड की गई हैं। ठीक है, चलो अब आगरा फोर्ट 1983 में आया था, अजंता केव्स 1983, एलोरा केव्स 1983 और ताजमहल 1983 में आया। एक साल में 4 ऐड हो गए, आगरा, अजंता, एलोरा और ताजमहल, जो बहुत ही फेमस है। उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, नरसिम्हवर्मन ने जिसको बनवाया था, 1984 में ये आया और ये तमिलनाडु में है। सन टेम्पल कोणार्क कब आया, 1984 में आया, उड़ीसा में है। ठीक है, चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है, कब आया, 1984, और ये गोवा में ही नाम से ही पता चल रहा। फतेहपुर सीकरी कहां पर होगा भाई, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखना। ठीक है, 1986 में आया। फिर हम्पी के जो कर्नाटक है, हम्पी के जो वो है मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े जो स्मारक हैं, हम्पी कहां पर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो कर्नाटक में, तो वो कब आए, 1986 में। फिर खजुराहो टेम्पल, जिसे चंदेल जो डायनेस्टी थी 11th सेंचुरी के आसपास, उन्होंने इसको क्या किया था, बनवाया था 1986 में, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, उसमें उसके बाद एलिफेंटा केव्स 1987, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987 तमिलनाडु में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पड्डकल कर्नाटक 1987। शांति निकेतन, ये देखो अभी रिसेंटली ऐड हुआ, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और एट सांची 1983 में मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, उसके अलावा माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999 कहां पर है ये, तो 3-4 जगह पर है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 3 जगह पर है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। हिमायू का जो टॉम्ब है उसको भी माना जाता है। कुतुब मीनार है, महाबोधि टेम्पल है। ये पूरी लिस्ट आपको तैयार करनी है, क्यों,
क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इनको मतलब कब मिला, ये तो शायद पूछ ही ले, क्योंकि जो जैसे शांति निकेतन को अभी मिला है तो उसको पूछ सकते हैं कि कब मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अब 4 नाम देगा और चारों फेमस देगा, ठीक है, उसमें से 3 होंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे, एक जो होगा वो नहीं होगा। तो आपको वहां पर ये लिस्ट तब काम आएगी, ठीक है। चलो, ये हो गई सारी लिस्ट। जयपुर सिटी भी है, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल ये अभी 2021 में धोलावीरा को भी मिला, ये आपको याद रखना है। सेक्रेड असेंबलेंस ऑफ होयसेल ये भी मिल चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, अब आ जाते हैं जीआई टैक्स पे। कुछ जीआई टैक्स आपको ध्यान रखने हैं भाई, जैसे मिजो पुआंचई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या आसाम? तो ये किससे संबंधित है भाई? ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। कहाँ गया? हाँ, ये रसगुल्ला उड़ीसा, ठीक है, ब्लैक राइस मणिपुर, कंदमाल हल्दी उड़ीसा, फिर मलाई पुंचू, ठीक है, मलाई पुंडू जो है कोडाई कनाल, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु से संबंधित है ये, ठीक है। कश्मीर से फ्रंट, तो नाम से ही पता चल रहा है। हमारम जो है मिजोरम से है। उसके बाद पाउंडुम जो है वो भी मिजोरम से है। फिर नोगोटेक जो है वो भी मिजोरम से है, ठीक है। त्वालापुन जो है वो भी मिजोरम से है। इडू मिस्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश। श्री विल्ली पुथुर पालकोवा जो है वो तमिलनाडु से है, ठीक। मिजो पुंचई नाम से पता चल गया मिजोरम से है, ठीक है। गुलबर्गा तुरदाल कर्नाटक, गुलबर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में है, तो उस तरह से समझ सकते हो कर्नाटक, ठीक है। तिमूर बैटल लीफ केरल में है। जो खोला चिल्ली है, खोला चिल्ली इंपॉर्टेंट है भाई, इसी साल मिला, ये सारे के सारे 2023 में मिले हैं, ठीक है। कादंगी साड़ी तमिलनाडु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काजी नेमू आसाम में है। डिंडुगुल लॉक्स तमिलनाडु में है। उसके अलावा पलाई पंचमृतम ये भी तमिलनाडु का है। ये आपको याद रखनी है, पूरी पूरी की पूरी लिस्ट याद रखनी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा फिलहाल इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आप भारत की मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनको देख सकते हो? सूची 7, सूची 6, 7, 8, 9 और 5 किस में से है? तो आपको पता है जो भाषाओं के बारे में बातें की गई वो 8th शेड्यूल में की गई है। 5th शेड्यूल आपको पता है कि जो ट्राइबल इलाके हैं उनकी बात करता है, ठीक है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। जो 7th शेड्यूल है उसमें आपको पता है 3 अलग अलग प्रकार की क्या है लिस्ट बताई गई है, सेंट्रल लिस्ट, जो सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल किस किस पे कानून बना सकती है, स्टेट किस किस पे कानून बना सकता है, वो सारी बातें 7th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल की अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात कर ही ली है ना जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा शेड्यूल 8 यानी ऑप्शन सी, ठीक है। शेड्यूल, अब यहाँ पर कुछ शेड्यूल जैसे आपको याद होना चाहिए भाई, 10th शेड्यूल किससे संबंधित है? तो आपको सब पता चल गया, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल जो नियम है उससे संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। उसके अलावा जो 11th शेड्यूल है आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है? तो जो 11th जो है वो है लोकल पंचायत से, ठीक है, लोकल पंचायत से, पंचायत से। 12th जो है वो किससे संबंधित है? 12th इज रिलेटेड टू, 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू जो अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे संबंधित है, ठीक है, सॉरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उससे संबंधित है। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा 7th, 8th, 5th हम लोगों ने बात कर ली है, जो इंपॉर्टेंट थे वो सारी हम लोगों ने बात कर ली है। तो फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर बताइएगा। कोई अगर टॉपिक है जो आपको लगता है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए उस पर आप कमेंट में लिखेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे। उसके अलावा जीए में और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये पार्ट 1 था बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी भी आपको लास्ट जो 35-40 डेज अभी बचे हुए हैं, आपको लगता है कि आपने फॉर्म भरा हुआ है हमारा हॉस्टल वार्डन का या जेएसए का या फिर अकाउंटेंट का, आपको लगता है अच्छे से तैयारी करनी है, तो डू परचेस आवर कोर्स। यहाँ पर आपको नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट टाइम चल रहा है, अभी हम लोगों ने लास्ट जो 30 डेज है उसके हिसाब से बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें सभी कोर्सेज के जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको पूरा मतलब 30 दिनों में किस तरह से पूरा करना है वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, वीडियोस हो गई, स्टडी नोट्स हो गए, क्रिस्प एकदम कंटेंट अगर चाहिए तो आप यहाँ पर इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।